दोस्तों आज एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं आप सब लोगों के लिए और ये स्टोरी है सरदार भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का पूरा जीवन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा रहा और उन्होंने महज 32 साल के एज में मौत को गले अपनाया सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। हमारे यहाँ के 32 साल के युवा जो हैं वो या तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं या फिर घर में बैठ करके अच्छे अच्छे फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आजकल के युवाओं में और भगत सिंह में इतना बड़ा अंतर कैसे है और आखिर भगत सिंह के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको पूरे देशवासी इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भगत सिंह के अर्ली लाइफ के बारे में। अर्ली लाइफ यानी कि स्टार्टिंग में उनका जो जीवन है वो किस प्रकार का रहा है। इसके पीछे दो लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। सबसे पहले उनकी माँ और दूसरा उनके पिताजी। उनकी माँ से उनको दया करुणा भाव जैसी प्रेरणाएं मिली, जबकि उनके पिताजी जो थे उनके अंदर क्रांतिकारी वाली क्षमता थी। यानी कि वो उस समय जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो भगत सिंह के जन्म के समय में भी वो क्या काट रहे थे, जेल काट रहे थे। और जेल से लौट करके जब वापस आए और भगत सिंह लगभग 3 या 4 साल के एज के होंगे, उस समय की एक बहुत बड़ी घटना है जिसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक बार उनके पिताजी खेत में काम कर रहे थे और वो फसल बो रहे थे, मेरे ख्याल से आम लगा रहे थे। और जब उनसे पूछा गया, भगत सिंह ने पूछा कि पापा ये क्या बो रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं गुठलियां लगा रहा हूं जिसके बाद यहां से आम के पेड़ निकलेंगे। अगले दिन भगत सिंह को खेत के अंदर बंदूकों को बोता हुआ पाया गया। दरअसल ये बंदूकों को बोता हुआ पाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि इनका ये मानना था कि अगर वो बंदूक बोते हैं तो उसके बदले बंदूकों के पेड़ खिलेंगे और उन बंदूकों के हेल्प से वो अंग्रेजों से लड़ सकेंगे। तो ये थे हमारे भगत सिंह, जिनके बारे में आगे हम बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों अलग अलग तरह के सोर्सेज से पता चलता है कि भगत सिंह बहुत गुस्से वाले थे और ये एक ऐसा गेम खेलते थे जिसके अंदर ये अपने सारे दोस्तों को 2 ग्रुप्स में बांट देते थे और दो ग्रुप्स में बांटने के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक कराते थे और उसमें से कोई एक जीतता था। और इसके पीछे जो इनकी साइकोलॉजी थी वो ये कहती थी कि इसी तरीके से मैं अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ूंगा और वहां से मैं जीतूंगा। दोस्तों सबसे पहले जब इनके एजुकेशनल कैरियर की बारी आई तो एजुकेशनल कैरियर के लिए इनका एडमिशन लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल में कराने की बात हुई। सबसे पहले तो इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं और अंग्रेजों के बारे में जानने का इससे अच्छा सोर्स नहीं हो सकता था कि वो खुद ही एक अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो आखिरकार इनका एडमिशन यानी कि दाखिला उस कॉलेज के अंदर करा दिया गया। दोस्तों भगत सिंह का इंटरेस्ट केवल उन किताबों में नहीं था जो कॉलेजेस में चलाए जाते थे, बल्कि इनका इंटरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ये 3 ऐसे मेन सब्जेक्ट्स थे जिनको ये बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। अपने देश की किताबों के साथ साथ, गीता पढ़ने के साथ साथ, कुरान जैसी किताबों को पढ़ने के साथ साथ ये विदेशों की अलग अलग राइटर्स की भी किताब पढ़ते थे ताकि इनको पूरे वर्ल्ड व्यू का एक पूरा का पूरा सिस्टम ये पूरे दुनिया का समझना चाहते थे कि आखिर पूरे दुनिया में जो इतने सारे कंट्रीज हैं, लोग हैं, ये किस तरीके से सरवाइव करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। और इसीलिए जो स्टार्टिंग का दिन था उसमें जब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसको हम लोग जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहते हैं, उसके बाद से इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये उसी दिन जब इनको पता चलता है कि अमृतसर के अंदर कुछ ऐसी घटना घटी है, ये उसी दिन पैदल ही अमृतसर की तरफ निकल लेते हैं और अमृतसर जब पहुंचते हैं तो वहां पे जलियांवाला बाग के अंदर का ये मंजर देख करके इनका दिमाग जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वहां से ये प्रण करते हैं कि इसका जवाब जो है वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ स्टार्टिंग में गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे भगत सिंह। इसके पीछे कारण ये था कि जब 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है इंडिया के अंदर, तो इनका यह मानना था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे देश को आजादी दिला सकता है और आम नागरिक की तरह इन्होंने भी गांधी का सहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर किया था पंजाब से। लेकिन ठीक 2 साल के बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया गया, 1922 23 अप्रैल की घटना है दोस्तों ये। उस दिन भगत सिंह के लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है। पहले तो वो गांधी पे विश्वास करते थे कि गांधी के टैक्टिक्स और उनके तरीके से आजादी को पाया जा सकता है, लेकिन अब उनकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है और उनका ये मानना था कि इस तरह से नॉन वायलेंस करके आप बहुत लंबे समय तक आजादी नहीं पा सकते हैं, इसीलिए आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
क्योंकि उसी समय आप दूसरी तरफ जब दुनिया के इतिहास को देखेंगे तो रशियन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। रशियन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें जिसमें कम्युनिज्म को लाने के लिए लेनिन और स्टालिन जैसे जो बड़े क्रांतिकारी थे वो बहुत बड़े हीरो बनकर के उतरे थे, और वहां से प्रेरणा मिलती है इनको। और उस प्रेरणा के तहत ये चाहते हैं कि अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, मुझे खुद की एक आर्मी बनानी पड़ेगी जिसमें लोग इसी मिशन के साथ मेरे साथ जुड़े और जुड़ करके हम मेहनत करके एक साथ मिल करके और पूरे देश को आजाद कराएं अंग्रेजों से। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, इनको अपने तरह के और भी रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज और भी रिवॉल्यूशनरीज दोस्तों की जरूरत थी, और ये कमी पूरी कर दी सुखदेव ने। सुखदेव इनके बहुत अच्छे मित्र बने आगे जाकर के, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुखदेव और भगत सिंह की फांसी भी एक साथ हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे अपने जीवन के अंदर। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये था कि अब भगत सिंह को चाहिए था एक बड़ा मंच जहां से वो अपनी बात को पूरे देश तक फैला सके। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले एक पार्टी ज्वाइन की, जिसको कानपुर चले गए और कानपुर जाकर के वहां पे एक पार्टी ज्वाइन करते हैं। उस पार्टी का नाम था कीर्ति पार्टी, और वो कीर्ति पार्टी जो है वो कीर्ति नाम से ही एक उपन्यास छापती है। उस उपन्यास के अंदर दोस्तों बहुत सारे इनके आर्टिकल्स छपते हैं जिनके अंदर इन्होंने अपने विचारों को लिखना शुरू किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और वहां से एक माहौल बना। और 1927 में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसको नौजवान भारत सभा के नाम से जानते हैं। 1926 में बनाई, वहां से कहानी बदलती है। और इसी बीच जो है वो 1927 के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने का कारण क्या था कि इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को ब्रेक किया था। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली होता था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी आर्टिकल को छापते हैं तो ये आपको प्रिजन में डाल दिया जाता था। ये एक एक्ट था, और उसके बाद इनको प्रिजन में 1927 के अंदर डाल दिया जाता है। 1927 के अंदर जब इनको प्रिजन में डाल दिया जाता है तो 60,000 रुपए इनके फादर ला करके इनका जमानत करा देते हैं। 60,000 रुपए में इनका जमानत होता है। उस समय आप सोच सकते हैं 60,000 रुपीज, व्हाट अ बिग अमाउंट, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और ये उस समय के लिए मेरे हिसाब से इतना ज्यादा, अब प्रेजेंट टाइम में भी अगर इतना बड़ा कोई अपराध किया गया था तो 60,000 रुपए जुर्माना नहीं लगता, लेकिन अंग्रेजों के समय का जुर्माना 60,000 रुपीज था, जो कि एक किताब से मैंने आइडिया लेकर के आपको बताया है। उसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है। आप लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि 60,000 रुपीज का जुर्माना भरने के बाद उनके फादर ने उनको बहुत डांट लगाई होगी और वहां से वो बदल गए होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। वो अपने पुराने ही रास्ते पे चलते हैं और वहां से और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। दोस्तों इसी बीच होता है 1925 के अंदर काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल के देखरेख में होता है। आप राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जानते होंगे। मैं यहां थोड़ा सा रुकूंगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए, क्योंकि उनकी फांसी जो है वो अपने गोरखपुर के अंदर हुई थी, जहां का मैं रहने वाला हूं। और इस बात का मुझे गर्व है कि हमारे देश का एक क्रांतिकारी जो है वो हमारे यहाँ के ही जेल में उसको फांसी हुई थी। और ये धरती जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी को सत सत नमन करती है, और मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग 1925 की बात कर रहे थे, 1925 ये वो समय था जहां पे काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड के अंदर लगभग 4 से 5 लोग मिल करके एक पूरे ट्रेन को लूट लेते हैं। ट्रेन को लूटने का पर्पस 2 था। सबसे पहला अंग्रेजों को इकोनॉमिक रूप से ब्रेक करना, और उनको ये दिखाना कि if you will not give the independence in a softer way, we could adopt the harder way also। अगर आप बहुत आसानी से आजादी नहीं देंगे तो फिर हम हार्डर वे यानी कि दूसरे रास्ते भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब ये जेल वाला सिस्टम होता है, यानी कि जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद से ये पूरी पार्टी डगमगा उठती है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कमजोर हो रहा था, और इसी बीच एंट्री होती है एक हीरो की एंट्री होती है जिसको हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबों ने मिलकर के एक पार्टी का निर्माण किया जिसको हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ये वही पार्टी थी जिसको बाद में अंग्रेजों ने अपोज किया कि आप इस पार्टी को बंद करिए, और वहां से जो है वो स्टोरी एक अलग डायमेंशन ले लेती है। और अलग डायमेंशन इस तरीके से ले लेती है कि लास्ट में जाकर के भगत सिंह को फांसी हो जाती है। तो आप इंतजार करते रहिए,
आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला के मैदान के अंदर ये दोनों अलग अलग पार्टीज के लोग जो है वो मिलते हैं। यानी कि वे मीटिंग जो थी वो बेसिकली इसलिए थी ताकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद एक साथ मिल सके, और ये सीक्रेट मीटिंग थी क्योंकि इसकी खबर जो है वो अंग्रेजों से छुपा करके पूरा ये एसोसिएशन रखना चाहता था। अगर अंग्रेजों को ये बात पता चलती तो वो इसका अपोज भी कर सकते थे। और ये दोनों पार्टीज मिल करके एक नए पार्टी का गठन करती हैं जिसको हम HSRA कहते हैं। HSRA का मतलब होता है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी के बाद आ जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन आता है। और ये साइमन कमीशन क्यों आता है, इसका पर्पस क्या था कि जॉर्ज साइमन आते हैं और उनका कहना था कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर कुछ भारी बदलाव करना चाहते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्लॉज हैं, उस समय जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यहां चलता था उसके अंदर जो फ्लॉज हैं उनके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। बेसिकली उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज्यादा रिजिड बना दिया जाए और वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर दें ताकि क्या ना हो सके, बदलाव ना किया जा सके और इंडियंस जिस कंडीशन में रह रहे हैं उनकी कंडीशन इससे ज्यादा और ज्यादा बुरी हो जाए बेहतर होने के बजाय। लेकिन इसका अपोज करता है पूरा का पूरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रिपब्लिक पार्टी, जिसके तहत लाला लाजपत राय भी इसमें प्रोटेस्ट करते हैं। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है और यहां से एक और बड़ी घटना का अंजाम जो है वो स्टार्ट होता है। दोस्तों, लाला लाजपत राय के डेथ के बाद अब मौका था भगत सिंह को रिटेलिएट करने का, यानी कि जवाब देने का। और इसके बदले उन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया कि जो लाहौर का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जिसका नाम जेम्स स्कॉट था, उसको गोली मार दी जाएगी। इन लोगों ने प्लान किया और प्लान के तहत ये लोग स्पॉट पे पहुंचे। स्पॉट पे जब ये पहुंचे तो उस दिन जेम्स स्कॉट जो था वो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उसके बदले जेपी सॉन्डर्स जो कि वहीं का एक अधिकारी था वो उस रास्ते गाड़ी लेकर के आ रहा था और उसको इन्होंने गलती से शूट कर दिया। गलती से शूट करने के बाद ये लोग वहां से भाग निकले और भाग निकलने के बाद पूरी जो ब्रिटिश पुलिस फोर्स है वो इन दोनों के पीछे पड़ गई। और आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, इसके बाद समय था एस्केपिज्म का, यानी कि गोली तो इन्होंने चला दी थी और सॉन्डर्स मर भी गया था, लेकिन अपने आप को कैसे एस्केप किया जाए, छुपाया जाए, इसके लिए ये लोग बंगाल चले जाते हैं। और बंगाल जा करके ये लोग मदद मांगते हैं दुर्गा भाभी से। दुर्गा भाभी जो थी उस समय की एक रिवॉल्यूशनरी थी जो कि भारतीय आंदोलन में शामिल थी। और ये दोनों यानी कि वीर भगत सिंह और शिवरमन राजगुरु, ये दोनों जाकर के वहां पे छुप जाते हैं और लगभग 1 साल तक स्केप्ड रहते हैं। भगत सिंह ने तो ऐसा माना जाता है कि अपनी दाढ़ी और बाल भी छिलवा लिया था क्योंकि वो क्लीन शेप में आ गए थे। और क्लीन शेप में आने का कारण ये था कि उनको अंग्रेज पहचान ना पाए और वो लंबे समय तक अंग्रेजों से बच जाएं। लेकिन ऐसा लंबे समय तक चला नहीं। दोस्तों, एट लास्ट 1929 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अपने आप को खुद ही सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर के पीछे कारण क्या था? बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 2 बिल्स पास किए जा रहे थे। पहला बिल जो था उसको ट्रेड डिस्प्यूट बिल कहते हैं, जो बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड था कि टैक्सेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, इस पे एक नया कानून अंग्रेज सरकार लेकर के आई थी। और दूसरा जो था वो पब्लिक सेफ्टी बिल था, जिसमें लोगों को कैसे सिक्योरिटी दी जाए, सेफ्टी दी जाए, इसके ऊपर ये बिल था। ये दोनों बिल जो थे 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पास हो रहे थे। और जब ये बिल पास किया जा रहा था उसी समय इन दोस्तों ने सेंट्रल हॉल में ही बम ब्लास्ट किया, यानी कि बम फेंक दिया। हालांकि वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बस ये आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए था कि अब समय आ गया है, अब रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो पूरे भारत के ऊपर छा चुके हैं और हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, अब आता है लास्ट मोमेंट ऑफ द स्टोरी। लास्ट मोमेंट ऑफ द स्टोरी में अब हम ये जानेंगे कि आखिर के समय भगत सिंह ने जेल में कैसे बिताए। तो जब भी तक हम लोगों ने कहानी में समझा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग जो हैं वो जेल पहुंच चुके हैं और जेल जा करके उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसके बाद स्टोरी शुरू होती है एक अलग डायमेंशन पे ये कि आदमी तो क्रांतिकारी है, तो फिर वो अपने स्वभाव से वंचित कैसे रह सकता है। जेल के अंदर भी जाकर के अपनी क्रांतिकारी भावना उनके अंदर बसी हुई थी और उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल जेल में देखने के लिए मिलता है इस रूप में कि जैसे वहां पे 2 तरह के जो कैदी हुआ करते थे, एक जो
अंग्रेज कैदी थे और दूसरे जो कि इंडियंस थे, दोनों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। फूड के मटेरियल से लेकर के, जो वाटर सप्लाई से लेकर के, काम कराने से लेकर के, और भी जो फैसिलिटीज दी जाती है उसमें बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता था। एक तरफ ये भगत सिंह ये भी चाहते थे कि वहां के जो बेस कैदी हैं, जो भारतीय कैदी हैं, वो उनको एकजुट करें जेल के अंदर ही, और एकजुट करके वहां पे एक संगठन बनाए और वहां से भी आवाज उठाएं। दूसरी तरफ जब इंडियंस को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने 64 डेज, 64 दिन बिना पानी और बिना खाने के बिताया। 64 दिन का फूड स्ट्राइक किया, और ये देख करके पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई कि लगभग 64 दिन तक बिना कोई खाना पीना खाए रह कैसे सकता है और जीवित कैसे रह सकता है। एट लास्ट जब अंग्रेजों ने उनकी बातों को माना, उनकी शर्तों को मान लिया, तब जा करके उन्होंने क्या करा, इस चीज को एक्सेप्ट करा। और फिर दोस्तों इस बीच 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स मर्डर केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, और ये लास्ट डिसीजन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि दे विल बी हैंग्ड टिल डेथ। आगे जानते हैं दोस्तों क्या होता है। तो एट लास्ट ये फैसला लिया गया कि 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। जब ये बात पूरे भारत में पहुंची तो हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग भारी संख्या में सड़कों पे आके खड़े हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि भगत सिंह की फांसी माफ कर दी जाए। अंग्रेजों को ये डर सताने लगता है कि अगर फांसी समय पे नहीं दी गई तो फिर आगे जाकर के क्या होगा, और जल्दी अगर फांसी दे देते हैं तो फिर क्या होगा। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे इस चीज को लेकर के, इसीलिए 24 मार्च के जगह 23 मार्च की शाम को ही उन्होंने फांसी देना डिसाइड कर लिया, और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों फांसी देने के बाद बगल में ही एक नदी है जिसको हम सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। सतलुज नदी के अंदर इनके बॉडीज के पूरे टुकड़ों को काट करके फेंक दिया जाता है, और वहां जाकर के मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है। बेसिकली वहां के आसपास के जो गांव के लोग थे वो इस पूरी घटना को देखते हैं और बहुत शोर मचाते हुए वहां पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं एट लास्ट कि वहां कुछ डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है। डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है ये देख करके वो सूचित करते हैं परिवार को, और उस समय लगभग पूरा भारत जानता था कि आज या कल में भगत सिंह को फांसी होने वाली है, और इसलिए उनका परिवार आके इस चीज को कंफर्म करता है कि हाँ ये भगत सिंह की ही डेड बॉडी है और उनके 2 दोस्तों की डेड बॉडी है। इस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों के जीवन का अंत होता है। हम लोगों ने जो इन तीनों से सीखा वो ये सीखा कि इतने कम एज में देश के लिए इतनी ज्यादा संवेदनशील भावना आपके अंदर आ सकती है। अगर आप भी देश से प्रेम करना चाहें तो मैं आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत इत्मीनान से सुनिए, थोड़े से पेशेंस से सुनिए, क्योंकि बहुत शांति से, बहुत आराम से मैंने सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं वो स्क्रिप्टेड फॉर्म में आपको नीचे भी नज़र आ रही होंगी, तो इसलिए आप इसको फॉलो भी करिए, ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित रहिएगा और देशभक्त बने रहिएगा।